आपको एक्टिव रहना है, बात खत्म हो जाती है। आप जितना अपने आप को एक्टिव रखोगे उतना आप सेहतमंद रहोगे। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो वॉक करो, अगर आप वॉक नहीं कर सकते तो रेंग के जाओ, लेकिन अपने आप को आगे बढ़ाओ। नो, स्टेरॉइड्स बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, आम बंदे को नहीं लेने चाहिए। आम बंदे को बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स भी, अगर आप किसी की हिस्ट्री उठा के देखोगे, कम से कम 10-10 साल विदाउट मेडिसिन, विदाउट सप्लीमेंट लड़कों ने मेहनत करी है। ट्रेनर है जिम में, उसका ड्रीम है भी मुझे 1 लाख रुपया महीना बनाना है, ये पॉसिबल है इंडिया में? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर एक ट्रेनर चाहे तो वो 5 लाख रुपया महीना भी कमा सकता है। तो मैं स्पेन गया था आर्नोल्ड क्लासिक खेलने 2021 में। सबसे ज्यादा खास एक्सपीरियंस रहा है वो रॉनी कोलमैन के साथ था। 3 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद मुझे मौका मिला था उनको मिलने का, क्योंकि उस बंदे को जिसको बचपन से हम देख रहे हैं, इतना इतना वेट उन्होंने लिफ्ट किया है। और हम लोग जब जिम में हैवी लगाते थे, हम भी वही चिल्लाते थे जो वो चिल्लाता था, लाइट वेट बेबी। काई ग्रीन तो जॉली आदमी है। तो फिटनेस जब आप अपनी इंप्रूव करते हो ना, तो आप मेंटली भी स्ट्रांग होते हो। हर काम को करने की आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, हर काम में आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। जितने लोग दुनिया में आज कामयाब हैं, जिनकी अच्छी सैलरी है, जो अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये सभी लोग वो हैं जो अपने खाने पीने का, अपनी फिटनेस का, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं। इससे ऊपर कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। गाइस, जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनका मानना है कि 90% लोग जिम गलत कर रहे हैं। मैंने ऐसा कंटेंट अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना। दिस विल ब्लो योर माइंड। बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट यू विल लर्न हाउ टू मेक मनी इफ यू आर ऑलरेडी अ जिम ट्रेनर। फिट कैसे रह सकते हैं, क्या क्या गलतियां कर रहे हैं लोग एक्सरसाइज करने में, कौन कैसी डाइट होनी चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स हैं एक्सरसाइज करने। यू विल नो एवरीथिंग अबाउट फिटनेस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम जसवीर देवगन। हेलो जसवीर जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बढ़िया जसवीर, कैसी चल रही है लाइफ? लाइफ गुड है, बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे कि आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, तो अपने आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट की? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक नहीं था, कुछ नहीं था। मैं स्कूल में बड़ी क्लास के लड़कों को देखता था जो मस्कुलर थे। एक हमारे टीचर थे, उनकी आर्म्स पे बहुत अच्छी वेन्स निकलती थी, तो उनको देख के मुझे लगता था यार मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने बुक्स पढ़नी शुरू कर दी, और किताबों से जितना मुझे समझ में आया, जो एक्सरसाइज मुझे समझ में आई, मैंने वो करनी शुरू कर दी। 9th क्लास में था जब मैंने ये सब शुरू किया था। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने अपनी जर्नी शुरू करी है। ओके, अगर कोई बिगिनर है, उसको एक परफेक्ट बॉडी बनानी है, ठीक है, उसकी एज है 20, ठीक है, वो कैसे स्टार्ट करे अपनी? देखो, अगर कोई भी यंग बंदा इस वीडियो को देख रहा है ना, तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहली चीज होती है कि आप एक्सरसाइज को लर्न करो, अंडरस्टैंड करो। यंग लड़के क्या करते हैं, जिम में जाते हैं, बहुत हैवी एक्सरसाइज लगाने के चक्कर में रहते हैं। छोटे बच्चों में थोड़ी ईगो प्रॉब्लम भी होती है, ये नहीं होनी चाहिए। एक बिगिनर के लिए, एक यंग बंदे के लिए इस कंसेप्ट को समझना ज्यादा जरूरी है कि मसल बनते कैसे हैं, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आपकी मसल्स की हाइपरट्रोफी कैसे होगी, वेट ट्रेनिंग में अच्छी फॉर्म एंड टेक्निक के क्या इंपॉर्टेंस है, मुझे कितनी देर वर्कआउट करना चाहिए, मेरे जो न्यूट्रिशन है उसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यंग बंदे को बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जितना बेनिफिट आपकी डाइट करती है, उससे ज्यादा नुकसान गलत आदतें कर देती हैं। तो जब गलत आदतों से आप दूर रहोगे, अच्छी डाइट खाओगे, तो ये तो ऑब्वियस है कि आप बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। बट लर्निंग पे जोर देना ज्यादा जरूरी है। और हम कैसे सीख सकते हैं? लर्निंग कहाँ पे? आप रिसोर्सेज बता सकते हो कहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, देखो आज के समय में ना सीखना सबसे ज्यादा आसान है। मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताता हूं। आप गूगल पे जाके सिर्फ ये लिखो कि बेसिक्स अबाउट फिटनेस, फिटनेस की बेसिक्स को ढूंढो। उनमें अलग अलग टॉपिक्स निकल के आएंगे, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, जैसे कि आपकी न्यूट्रिशियस डाइट कैसी होनी चाहिए, डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, आपके विटामिन्स, मिनरल्स, अपने रफेज, वाटर इनटेक, इनको अलग अलग चैप्टर समझ के हर रोज एक टॉपिक के ऊपर आप स्टडी करो। उसके आप नोट्स बना लो, जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो आपने प्रोटीन के बारे में स्टडी किया, 2-3 घंटे आज पढ़ लिए, 2-3 घंटे कल पढ़ लिए। मैं तो कहता हूं एक हफ्ता एक टॉपिक पे स्टडी करो, उसके नोट्स बनाओ। दूसरा टॉपिक पकड़ लो अगले हफ्ते। लेट्स से पहले हफ्ते प्रोटीन पे स्टडी करी, दूसरे हफ्ते कार्बोहाइड्रेट्स पे स्टडी कर लो, तीसरे हफ्ते आप स्टडी कर लो फॉर्म एंड टेक्निक के ऊपर,
चौथे हफ्ते आप परफॉर्मेंस पे या रिकवरी पे स्टडी कर लो। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। जल्दबाजी कभी मत करो, क्योंकि चाहे फिटनेस है, चाहे आपको एक अच्छा मैकेनिक बनना है, जल्दबाजी में आप कुछ नहीं कर सकते। एक मैकेनिक के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि नट को कितना टाइट करना है, एक मैकेनिक को ये एक्सपीरियंस से आएगा और ये धीरे धीरे आएगा। अगर आप ज्यादा जोर लगा दोगे तो नट टूट भी सकता है। फिटनेस में भी ऐसी चीजें होती हैं, अगर आप बहुत ज्यादा करोगे, बहुत ज्यादा हार्डवर्क भी कर रहे हो, वो भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। एक जैसे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है बिगिनर का, खासकर मेरे को मसल बिल्डिंग पहले करनी चाहिए या फैट लॉस करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, बहुत इजी चीजें मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले आप गूगल पे जाके ये चेक करो कि आपकी एज, हाइट, वेट के हिसाब से आपको कितनी कैलोरीज की जरूरत है। उसको हम बोलते हैं कैलोरी कैलकुलेटर। तो अगर आप गूगल के ऊपर लिखते हो कैलोरी कैलकुलेटर, तो एक वेबसाइट खुल जाती है, वहां पे वो आपसे डिटेल्स मांगता है, एज, हाइट, वेट, आप दिन भर में क्या करते हो। वो 4-5 आपके ऑप्शंस होते हैं जिनको आपको फिल करना होता है। उसके बाद वो आपको बता देता है कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए। फर्दर वो आपको ये भी बता सकता है कि आपको कितने ग्राम प्रोटीन, कितने ग्राम कार्ब्स और कितने ग्राम फैट चाहिए। तो यहां से आपका स्टेप 1 शुरू हो जाता है। तो बिगिनर के लिए न्यूट्रिशन को समझना ज्यादा जरूरी है। और प्रोटीन जरूरी नहीं है कि प्रोटीन शेक से ही मिलेगा या अंडों से ही मिलेगा या चिकन से ही मिलेगा। प्रोटीन के लिए आप राजमा खा सकते हो, सफेद चने खा सकते हो, सोयाबीन की दाल खा सकते हो, सोयाबीन की जो न्यूट्री आती है वो खा सकते हो। तो यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट अ फूड सोर्स, और जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और उसके ऊपर आप अपनी डाइट को कैलकुलेट करना शुरू कर दो। जैसे कई बिगिनर हैं वो जिम तो ज्वाइन कर लेते हैं, पर वो कहते हैं प्रोटीन नहीं पूरा हो रहा, तो वो प्रोटीन शेक ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ, बट क्या प्रोटीन शेक पीने से बॉडी बन जाएगी? बहुत अच्छी बात है कि कुछ लोग प्रोटीन शेक ऑर्डर करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि उनका बजट है 5,000-6,000 रुपए का, जो वो मंथली अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, प्रोटीन आपकी बॉडी को पूरी तरह से प्रोटीन नहीं दे सकता। मतलब ये है, अगर आपको 200 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए, तो आप कितने प्रोटीन शेक पियोगे? आप ज्यादा से ज्यादा 2 बार पी लोगे, या मे बी कोई 3 बार पी लेगा। एक स्कूप में आपको 20 से लेके 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपने 75 ग्राम्स प्रोटीन दे दिया बॉडी को। लेकिन अगर आपको 200 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो बाकी 125 ग्राम तो कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा ना। उसके लिए आपको पहले नंबर पे डाइट पे कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर आपका 5,000 का बजट है, तो आप ये सोचो कि मैं 5,000 में प्रोटीन रिच फूड आइटम्स अपनी पूरे दिन में क्या क्या ऐड कर सकता हूं। अगर कोई नॉनवेज है तो वो एग्स ऐड कर सकता है, वो चिकन ऐड कर सकता है, वो फिश ऐड कर सकता है। अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो पनीर ऐड कर सकता है, सोया पनीर ऐड कर सकता है, पीनट्स ऐड कर सकता है, वो राजमा, काले चने, सफेद चने, इन सब चीजों को ऐड कर सकता है। हर रोज का अगर वो 200 रुपया खर्चा करेगा, तो एक महीने का 6,000 का खर्चा आएगा, विच इज बेटर देन बाइंग अ प्रोटीन शेक। मैं प्रोटीन शेक के अगेंस्ट नहीं हूं। प्रोटीन शेक की जरूरत पड़ती है जब आपने वर्कआउट कंप्लीट कर लिया, तो आपको एक स्कूप प्रोटीन चाहिए, आपकी रिकवरी वो फास्ट कर देता है। लेकिन उसके अलावा भी पूरे दिन में आपको प्रोटीन की जरूरत है। जो मील में से मिलेगा, वो प्रोटीन शेक के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। अगर कोई घर का खाना खा रहा है, जैसे रोटी, सब्जी, चावल, तो वो भी बॉडी बना सकता है हमारी जिम में? बिल्कुल बना सकते हैं। दाल, चावल, रोटी, स्टार्टिंग में मेरी खुद की डाइट यही थी। पर मैं उस वक्त क्या कर रहा था कि मैं अपने जिम के अंदर अपनी एक्सरसाइजेस को सीख रहा था। मैं रेगुलर जिम जा रहा था और घर का खाना खा रहा था। अब जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, उस वक्त मेरी बॉडी में ना तो स्ट्रेंथ थी ना स्टेमिना था। तो सिर्फ घर की दाल रोटी की वजह से मैंने काफी इंप्रूव किया। फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि हाँ, मुझे थोड़ा प्रोटीन बढ़ाना चाहिए। तो मैंने दूध, दही और थोड़ा बहुत पनीर खाना शुरू किया। मेरी फैमिली शुरू से वेजिटेरियन है, बाद में मैं नॉनवेज बना हूं, लेकिन स्टार्टिंग में मैं खुद वेजिटेरियन था। एक और कॉमन क्वेश्चन है, लड़कियों को वर्कआउट करना चाहिए? देखो, बहुत जरूरी है, लड़कियों को जिम जाना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए। और जो लड़कियां जिम नहीं जा सकती, उनको अपने घर पे एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। देखो, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि फीमेल के अंदर एक हार्मोन होता है जो उनको फीमेल बनाता है, उसको एस्ट्रोजन कहते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होता है उनके अंदर, जिसकी वजह से उनके ऊपर फैट अक्सर ज्यादा आ जाता है।
उस फैट को कंट्रोल करने के लिए, अपने हार्मोन्स को ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज से बढ़िया कुछ भी नहीं है। उनकी बोन डेंसिटी, उनके मसल्स की इंप्रूवमेंट, बॉडी की शेप एक्सरसाइज करने पर ठीक होगी। सिर्फ डाइट पे कंट्रोल कर लेना काफी नहीं होता। जैसे कई लड़के कहते हैं कि मैं अगर जिम जाऊंगी तो मैं बल्कि लगूंगी, मर्दान की बॉडी लगेगी, ठीक है। वो उनका ये है, मतलब ये होता है। गलत, ये गलत धारणा है। ये धारणा गलत क्यों है, इसके पीछे सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जो लड़के जिम जाते हैं, धीरे धीरे बॉडी उनकी बनती है, और वो कितना हैवी उठाते हैं, तब भी उनको कई साल लगते हैं बॉडी बनाने में। और उनकी बॉडी में मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसके बावजूद उनको कितने साल लगते हैं बॉडी बनाने में। अब एक फीमेल है जिसकी बॉडी में वो मेल हार्मोन भी नहीं है, और वो उतना वजन भी नहीं उठा सकती, ना ही वो उतना खा सकती है जितना एक लड़के खाते हैं। जितना एक लड़का चिकन अंडे खा सकता है, पनीर खा सकता है, मुझे नहीं लगता कोई भी फीमेल की डाइट इतनी होगी। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनके मसल लड़कों जैसे बन जाएंगे। पर आप जिन लड़कियों को देखते हो, आपको जो लड़कियां मस्कुलर लगती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो फीमेल एथलीट्स होती हैं। और फीमेल एथलीट की डाइट बहुत ज्यादा होती है, उनका वर्कआउट बहुत हार्ड होता है, वो बहुत ज्यादा हैवी होता है, और समटाइम्स उनकी ट्रेनिंग में उनको कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ मेडिसिन भी दिए जाते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस और इंप्रूव हो जाए। तो स्पोर्ट्स गर्ल्स होती हैं कुछ, जो थोड़ी मर्दानगी वाली लुक देती हैं, बट वहां तक एक आम लड़की को पहुंचना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जैसे कि आजकल बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, सभी को टाइम ही नहीं है एक्सरसाइज करने का। अगर किसी को सिर्फ 30 मिनट के लिए टाइम हो एक्सरसाइज करना, तो उसको क्या करना चाहिए? 30 मिनट में बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं एक रियलिस्टिक आपको एग्जांपल देता हूं कि 30 मिनट है मेरे पास, तो मैं जिम गया, अब मेरा टाइम शुरू होता है 30 मिनट का। 5 मिनट में ट्रेडमिल पे वॉक करूंगा, 5 मिनट में स्ट्रेचिंग करूंगा। अब मेरे पास है 20 मिनट। 30 सेकेंड्स का मेरा सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं चेस्ट प्रेस लगा रहा हूं, 30 सेकेंड में मेरा सेट खत्म हो जाएगा। मैं 30 सेकेंड से लेके 40 सेकेंड का ब्रेक ले लूंगा, एक सेट और लगा लूंगा। उसके बाद मैं 2 सेट लगाने के बाद दूसरी एक्सरसाइज करूंगा, उसमें भी 30 सेकेंड का एक सेट लगाऊंगा, 30-40 सेकेंड का ब्रेक ले लूंगा, 2 सेट लगाऊंगा, फिर मैं तीसरी एक्सरसाइज करूंगा, फिर मैं चौथी करूंगा। और ऐसे मेरी 4 या 5 एक्सरसाइजेस हो जाएंगी 2-2 सेट की, और हो सकता है 3-3 सेट भी हो जाएं कहीं पे। और उसके बाद मैं जिम से निकल जाऊंगा। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। तो अगर आपके पास 30 मिनट है, 20 मिनट है, आप जिम चले जाओ, कुछ तो करके ही आओगे ना आप। अगर कोई कह रहा है मेरे जिम भी नहीं जाना, होम वर्कआउट करना है, तो वो क्या करे? बहुत अच्छी बात है, आप कुछ ना कुछ करना चाहते हो। यहाँ पे पॉजिटिविटी ये है कि आपके मन में है कि मैं क्या करूं, मैं जिम पर नहीं जा सकता। आप पुशअप्स कर सकते हो, आप स्क्वाट्स कर सकते हो। उठक बैठक करना कितना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ओल्ड हो, आपकी उम्र ज्यादा, आपके घुटनों में प्रॉब्लम है, तो ये कुर्सी है ना, इस पे बैठो, खड़े हो जाओ, फिर बैठो, फिर खड़े हो जाओ। तो आप ये कर सकते हो। आपको एक्टिव रहना है, बात खत्म हो जाती है। आप जितना अपने आप को एक्टिव रखोगे, उतना आप सेहतमंद रहोगे। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो वॉक करो, अगर आप वॉक नहीं कर सकते तो रेंग के जाओ, लेकिन अपने आप को आगे बढ़ाओ, आगे निकलने की कोशिश करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। जितनी मूवमेंट आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगर मैं बैठ के सिर्फ ऐसे ऐसे भी करूंगा, ये भी एक्सरसाइज है। बॉडी को हिलाना डुलाना बहुत जरूरी है। अगर कोई कहे कि एक्सरसाइज है ही नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, डाइट क्या होनी चाहिए उसकी, हेल्दी डाइट? सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर कोई बंदा जिम नहीं जा रहा, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो उसकी बॉडी को बहुत लिमिटेड डाइट चाहिए। मान लेते हैं कि वो हिलना भी नहीं चाहता, कुछ भी नहीं करना चाहता, तब उसको बहुत कम डाइट चाहिए। लेकिन जितने लोग सिटिंग जॉब करते हैं, वो लोग काफी ज्यादा खाते हैं, और वो ज्यादातर चीजें वो खाते हैं जिसमें कैलोरीज ज्यादा है, इसीलिए ओबेसिटी उन लोगों में ज्यादा पाई जाती है। आपको इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए कि मुझे तो बिल्कुल हिलना ही नहीं है, मुझे तो बिल्कुल फिजिकली एक्टिव नहीं होना है, मैं सिर्फ कुछ खा के अपने आप को हेल्दी कर लूंगा। बिकॉज आप खा के अपने आप को हेल्दी नहीं कर सकते। आपकी बॉडी बनी है काम करने के लिए। आपको एवोल्यूशन की वजह से हमारी जो बॉडी है वो काम करने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए, लगातार कई घंटों तक मेहनत करने के लिए बनी है। अब अगर आप कहो कि मैंने BMW तो लेनी है, लेकिन मैं उसको 50 से ऊपर चलाऊंगा नहीं,
तो फिर BMW क्यों ले रहे हो? आप अल्टो ले लो, आप नैनो ले लो, क्योंकि आप 50 से ऊपर चलाना ही नहीं चाहते। अगर आपने रेसिंग कार ली है या पावरफुल इंजन वाली कार ली है, तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य होना चाहिए ना। आपकी बॉडी बहुत पावरफुल है, आपका इंजन बहुत स्ट्रांग है, आप रेसिंग कार से कम नहीं हो, लेकिन अगर आप इसको गैरेज में ही खड़ी रखोगे ना, तो इसमें जंग लग जाएगी। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप हिलोगे डुलोगे नहीं, तो आपकी बॉडी को आप जितना कम से कम खाना भी दोगे ना, वो भी फैट बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तब आपका मेटाबॉलिज्म बहुत नीचे चला जाएगा, अनहेल्दी आप हो जाओगे और आप किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेंटली भी आप उतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो फिटनेस जब आप अपनी इंप्रूव करते हो ना, तो आप मेंटली भी स्ट्रांग होते हो, हर काम को करने की आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, हर काम में आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। जितने लोग दुनिया में आज कामयाब हैं, जिनकी अच्छी सैलरी है, जो अपनी जॉब में अपने बिजनेस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये सभी लोग वो हैं जो अपने खाने पीने का, अपनी फिटनेस का, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं। इससे ऊपर कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। सिर्फ एक्सरसाइज करने से बॉडी बन जाएगी या मुझे डाइट भी जरूरी है उसके लिए? कितना रेशो होना चाहिए डाइट और एक्सरसाइज में? जब आप शुरू शुरू में जिम जाते हो, आप एक बिगिनर हो मान लेते हैं, और आपने शुरू शुरू में जिम जाना शुरू किया है, तो आपके जो घर की डाइट है वो एनफ है। आप उससे भी काफी इंप्रूव करोगे। हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तो बॉडी पेन ही होती रहेगी आपकी। उसके बाद आपकी बॉडी की डिमांड बढ़ जाएगी। अब आपकी बॉडी को ज्यादा प्रोटीन चाहिए, ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, तब आप थोड़ा थोड़ा डाइट बढ़ा दो। अगर 1 कटोरी दाल खाते थे, तो 1.5 कटोरी दाल खाना शुरू कर दो। अगर आप 1 कटोरी राजमा खाते थे, थोड़े बढ़ा दो। अगर आप 1 कटोरी दही खाते थे, थोड़ा बढ़ा दो। तो इस तरह से स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, तो आप जो खा रहे हो ठीक है, आप जिम की हैबिट डाल दो, जिम जाना शुरू कर दो। इसके लिए मैं एक एग्जांपल का इस्तेमाल करता हूं। अगर आप ब्रश नहीं करते हो, तो सबसे पहले ब्रश करना शुरू करो। पेस्ट कौन सा लगाना है वो बाद में सोचेंगे। तो जिम जाना शुरू करो, फिजिकली एक्टिव होना शुरू करो। जब आप फिजिकली एक्टिव हो जाओगे, तब आपको धीरे धीरे इस बात का एहसास होगा कि मुझे अपने खाने पीने की चीजों में थोड़ा बहुत बदलाव करने की आवश्यकता है। तब आप अपनी नॉलेज के हिसाब से, उस वक्त की जरूरत के हिसाब से थोड़ी बहुत अपनी डाइट अपडेट कर सकते हो। और डाइट के बारे में मैं यही कहूंगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, जैसे कि राइस, रोटी, बिस्किट, और इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा कम कर दो। जैसे ब्रेड होती है, इन सब चीजों को कम कर दो, लेकिन अपने प्रोटीन इंटेक को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दो। अगर आप फिजिकली बहुत कम चलते हो, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम चाहिए, बहुत कम चाहिए। 1 रोटी सुबह, 1 दोपहर में और 1 रात में एनफ है। लेकिन अगर आप फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हो, तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी ज्यादा चाहिए। बट प्रोटीन आप अपने वजन के हिसाब से आपको खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए? अगर जैसे आप suppose किसी का 80 किलो है, उसको कितना खाना चाहिए? अगर हम एक जर्नल टर्म्स में बात करें, तो 80 किलो वाले बंदे को 80 ग्राम प्रोटीन तो लेना ही चाहिए एटलीस्ट। एटलीस्ट। ये बेयर मिनिमम है। आइडियल चॉइस क्या होनी चाहिए? इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो आप। मतलब फिलहाल बॉडी वेट का दुगना। हाँ, पर मैं फिर भी कहूंगा, अगर आपका वजन 80 किलो है, तो आप पहले 80 ग्राम लो, उसको आप 2, 3, 4 महीने रखो। हाँ, हैबिट बन जाएगी। हैबिट बन जाएगी जब आपकी, तो उसमें 20 ग्राम बढ़ा देना। हाँ, 100 ग्राम हो गया प्रोटीन आपका। 2 महीने में आप देखोगे आप बेहतर हो जाओगे। फिर 20 ग्राम और बढ़ा देना, तब आप पहुंच जाओगे 120 ग्राम पे। उसके बाद आप 10-20 ग्राम और बढ़ा देना। तो इस तरह से धीरे धीरे बढ़ाना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके मसल धीरे धीरे बन रहे हैं। अब मान लेते हैं कि कुछ लड़के जिम गए, मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है कि लोग जिम जाते हैं, तुरंत अपनी डाइट में अंडे बढ़ा देते हैं, चिकन बढ़ा देते हैं, प्रोटीन बढ़ा देते हैं, प्रोटीन का पाउडर भी ले लेते हैं। ये गलत है। अभी तो उनकी बॉडी को जरूरत ही नहीं है। वो जरूरत धीरे धीरे बनेगी ना जब, तब उनको बढ़ाना चाहिए। अब क्या हो रहा है, वो खा रहे हैं, वो वेस्ट हो रहा है, उसमें पैसा भी वेस्ट हो रहा है। वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जल्दी बॉडी बनेगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता। बॉडी में आप जब एक्सरसाइज करते हो तो मसल ब्रेक होता है, फिर आप न्यूट्रिशन देते हो तो मसल इंप्रूव होता है, पर उसकी भी एक लिमिट है। ये प्रोसेस बहुत स्लो है, धीरे धीरे होगा। एक ऐसी मिस्टेक जो बिगिनर स्टार्टिंग में करते हैं जिम में। एक मिस्टेक तो मैंने बताई कि स्टार्टिंग में ही वो प्रोटीन बहुत बढ़ा देते हैं, सप्लीमेंट ले लेते हैं 2-3 तरह के, साथ में अंडे चिकन इंक्रीज कर देते हैं।
ये मिस्टेक बहुत कॉमन है, ये अक्सर मैं सुनता हूँ लड़कों से। दूसरी मिस्टेक होती है कि जिम में पहले ही दिन से बहुत ज्यादा हैवी वेट लगाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा ईगो लिफ्टिंग करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि अगर हम हल्का डंबल उठाएंगे ना, कोई मजाक उड़ाएगा। और सच बात यह है कि जिम के अंदर अगर आप लाइट वेट से वर्कआउट कर रहे हो, आपका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। हम जिम का एक कल्चर होता है, जिम का कल्चर आप किसी भी शहर में, किसी भी स्टेट में नोट करोगे कि जिम में लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। अगर कोई बंदा ओवरवेट आता है, उसको कोई ये नहीं बोलता तू मोटा है, उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है हम लोगों की कि हम जिम के अंदर आने वाले हर अनजान बंदे को भी अप्रिशिएशन की नजर से देखते हैं। और अगर आप मेरी बात करो तो मैं जब किसी मोटे बंदे को देखता हूं कि वो मेहनत कर रहा है, वो मेरे लिए बड़ी इंस्पायरिंग बात है कि यार इस बंदे को देखो, ये कितनी कठिनाई में, कितनी कितनी मुश्किलों में एक्सरसाइज लगा रहा है। इससे 10-15 किलो का डंबल नहीं उठाया जा रहा, पर ये कोशिश कर रहा है। और हम कहां तक आ चुके हैं, पर समटाइम्स हम अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं। ये अपने आप में बड़ी इंस्पायरिंग बात है। नए लड़कों को मैं यही कहूंगा, प्लीज कभी अपनी ईगो को जिम में लेके मत जाओ। जिम के अंदर आप ये जाओ सोच के कि मुझे डंबल वो उठाना है जिससे मेरी फॉर्म एंड टेक्निक खराब ना हो और मैं 10-12 रेपिटेशंस लगा सकूं और मैं 1 मिनट के ब्रेक के बाद फिर अगला सेट लगा सकूं। और अगर मुझे लगा कि अब मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही है 30 मिनट्स के बाद या 40 मिनट्स के बाद, तो मैं घर चला जाऊं। जरूरी नहीं है कि आप 2 घंटे जिम में रहोगे तो जल्दी बॉडी बन जाएगी। तो यंगस्टर्स के लिए मेरा यही मैसेज है। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि वे प्रोटीन से किडनी खराब हो जाती है, ये मिथ है या सच है? ये सच है, लेकिन इसके पीछे एक चीज है कि अगर आपका वे प्रोटीन डुप्लीकेट है तो किडनी भी खराब होगी, लिवर भी खराब होगा। अच्छा। हमारे देश में बहुत सारा सप्लीमेंट डुप्लीकेट घूम रहा है मार्केट के अंदर। अगर आप ओरिजिनल प्रोटीन की बात करो, वे प्रोटीन जो कि मिल्क प्रोडक्ट है, अगर आप पनीर बनाते हो जो उसका पानी निकलता है वो वे प्रोटीन है, उससे थोड़ी किडनी खराब होगी। अच्छी कंपनी का लोगे तो कुछ नहीं होगा। तो कहाँ से ले सकते हैं अच्छी कंपनी का? मैं किस पे ट्रस्ट करूं, किस ब्रांड पे ट्रस्ट करूं, क्या आप बताएंगे? बहुत सारे लोग ना इस चक्कर में फंस जाते हैं कि वो कहते हैं कि हमारा बजट 2000 का है तो हम 2000 वाला प्रोटीन ढूंढ लेते हैं अमेजोन पे और बाय कर लेते हैं। ये गलती है। आप पहले गूगल पे लिखो कि टॉप 10 सप्लीमेंट कंपनीज इन इंडिया, ये आप सर्च कर लो, उसमें से उनकी ऑफिशियल साइट पे चले जाओ। मान लो आपने सर्च किया किसी भी XYZ प्रोटीन, तो XYZ प्रोटीन की वेबसाइट पे चले जाओ, ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहां पे उसके रेट चेक करो और वहां से आप ऑर्डर करो। क्या अमेजोन से ऑर्डर करने पे मेरे ट्रस्ट नहीं है? वहां पे भी डुप्लीकेट मिलता है? नहीं, अमेजोन पे आपको ओरिजिनल तो मिल जाएगा, लेकिन वहां पे क्या होता है कि आप फंस जाओगे जब आप कंपेयर करोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छी कंपनी है ABC और एक बुरी कंपनी है XYZ। अच्छी कंपनी दे रही है 5000 का प्रोटीन और एक बुरी कंपनी है जो कोई घर में बना रखी है कंपनी किसी ने, वो दे रहा है 3000 का प्रोटीन। तो आप कहां जाओगे? मोस्टली लोग 3000 वाला प्रोटीन ले लेंगे। ये गलती होती है अमेजोन पे। तो बेटर यही है, गूगल पे पहले टॉप 10 कंपनीज ढूंढ लो, उन कंपनीज में जाओ उनकी ऑफिशियल साइट पे और वहां से आप ऑर्डर कर लो। तो स्टीरॉइड्स के ऊपर बात करते हैं। स्टीरॉइड्स लेने चाहिए या नहीं? मतलब काफी सारे लोग कह हैं कि स्टीरॉइड्स मतलब कि मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा, किडनी खराब हो जाएगी, बॉडी को हार्मफुल है, ऐसा मिथ है या ये सच है? देखो, स्टेरॉइड्स है या कोई भी मेडिसिन है, उसको किसी ना किसी पर्पस के लिए बनाया गया है। अब अगर हम बात करें स्पोर्ट्स में, कुछ गेम्स में स्टेरॉइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर मैं बिल्कुल खुल के बात करूं तो बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल होता है, उसके बिना बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल नहीं है। आम लोगों के लिए स्टेरॉइड्स का कोई मतलब नहीं है। आम लोगों को उसकी तरफ जाना नहीं चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो, अगर आपने 3-4 महीने में बॉडी बना ली स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करके, और उसके बाद क्या होगा? आपकी बॉडी फिर बहुत बुरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 3 महीने के बाद आप बॉडी बना लोगे फिर उसको आप सस्टेन कर लोगे। नो, स्टेरॉइड्स बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। आम बंदे को नहीं लेने चाहिए? आम बंदे को बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स भी, अगर आप किसी की हिस्ट्री उठा के देखोगे, कम से कम 10-10 साल विदाउट मेडिसिन, विदाउट सप्लीमेंट लड़कों ने मेहनत करी है। मैं खुद 9th क्लास में था और मैंने 2004 में अपना पहला कंपटीशन पार्टिसिपेट किया था, और सिर्फ खाने के सिर पे।
सिर्फ और सिर्फ अंडों के सिर पे, सोयाबीन की दाल, काले चने, ये सब चीजें खा के। स्टेरॉइड्स को यूज करने के बारे में मैंने तब सोचा जब मेरी उम्र 35 साल की थी। आज मेरी उम्र 43 इयर्स है, और अगर मैं आज हेल्दी हूं तो उसके पीछे मेरा ये डिसीजन था। लेकिन अगर मैं 20 साल की उम्र में स्टेरॉइड्स ले लेता तो आज मैं इतना हेल्दी ना होता 43 की एज में। ओके, लेट्स टॉक अबाउट मनी। पैसा कैसे कमाए, है ना, फिटनेस इंडस्ट्री से। अगर कोई ट्रेनर है जिम में, उसका ड्रीम है भी मुझे 1 लाख रुपया महीना बनाना है, ये पॉसिबल है इंडिया में? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर एक ट्रेनर चाहे तो वो 5 लाख रुपया महीना भी कमा सकता है। कैसे? उसके लिए सबसे पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी कि एक ट्रेनर को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है पैसा कमाने के लिए, वो होती है नॉलेज। अगर एक ट्रेनर अपनी वक्त पे नॉलेज को अपडेट करता है तो वो पैसा कमा सकता है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके अंदर स्किल कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, मेंबर्स के साथ वो बात कैसे करता है, मेंबर्स को वो कितना कन्विंस कर सकता है पैसा देने के लिए। पर्सनल ट्रेनर्स 10,000 महीना से लेके 50,000 महीना आराम से कमाते हैं हमारे पंजाब में, और बड़े शहरों में आप जाओगे तो 1 लाख महीना देने वाले क्लाइंट्स भी हैं और 1 लाख लेने वाले ट्रेनर्स भी हैं। लेकिन आपकी नॉलेज, आपके स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी, ये 3 चीजें हैं जो आपको पैसा कमा के देती हैं। सिर्फ नॉलेज से बात नहीं बनेगी, सिर्फ स्किल से बात नहीं बनेगी, आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना पड़ेगा। आप जिम के अंदर कैसे कपड़े पहन के जाते हो, आप कैसे खड़े होते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप किस तरह से किसी क्लाइंट से बात करते हो, आप कितने ध्यान से उसकी प्रॉब्लम को समझते हो, आप कितने ध्यान से उसके साथ कन्वर्सेशन करते हो। जब उसको लगेगा कि हाँ ये बंदा मेरी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है और इसके पास मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है, वो आपको पैसे जरूर देगा। थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। आप पहले ट्रेनर थे जिम में, आप अभी फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, तो ये शिफ्ट कैसे हुआ? अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मैं एक्चुअली मैं कंटेंट राइटर था। ओके। और मैंने कंटेंट राइटिंग की जॉब में कर रहा था चंडीगढ़ में, और मैं साथ में पीएचपी का कोर्स कर रहा था, पीएचपी लैंग्वेज का। ओके। और उस वक्त कोई हमारी फैमिली में ट्रेजेडी हुई और मुझे अपना कोर्स छोड़ के उस पैसे को घर पे भेजना पड़ा। और उस वक्त मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मुझे एक जॉब चाहिए थी, पार्ट टाइम जॉब चाहिए थी। और तब मेरे दोस्त बैठे थे, उन्होंने कहा कि भैया जिम में जॉब अवेलेबल है, क्यों नहीं आप ट्राई क्यों नहीं करते? और मैंने कहा कि नहीं यार, मैं इतना काबिल नहीं हूं अभी, मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है, थोड़े बहुत कंपटीशन खेले हैं मैंने अपने शहर में, अपने दोस्तों को एक्सरसाइज करवाई है, बट यार चंडीगढ़ एक बड़ा शहर है और यहाँ पे लोगों को मैं कैसे अपनी नॉलेज बताऊंगा, कैसे उनको ट्रेनिंग दूंगा। ऑब्वियसली बड़े शहर की ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, बट उन्होंने मुझे फोर्स किया कि आप इंटरव्यू दे दो, जो होगा देख लेंगे। और मैंने इंटरव्यू दिया, मेरी सिलेक्शन हो गई। वो मेरी पहली जॉब थी वो मेरी पहली सीरियस जॉब थी एज ए ट्रेनर। और उसके बाद मैंने उस जॉब को फुल टाइम करना शुरू कर दिया। मैंने अपने कंटेंट राइटर की जो मेरी जॉब थी, मैंने उसको छोड़ दिया और मैंने एज ए फुल टाइम जिम ट्रेनर जॉब करनी शुरू करी। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, एज ए ट्रेनर, उसके बाद एज ए हेड ट्रेनर, उसके बाद एज ए पर्सनल ट्रेनर मैंने काम किया। उसके बाद मैंने जिम मैनेजर की भी जॉब करी है। और 2019 में मैंने अपनी जॉब क्विट करके फुल टाइम ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग को अपना प्रोफेशन बना लिया। ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग मैंने 2017 में शुरू कर दी थी, लेकिन मुझे इतना पता नहीं था कि इसमें मुझे इतना स्कोप मिलेगा। बट मेरे जो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था, जितने लोगों के साथ मैंने काम किया है पास्ट में, वो लोग कोई मेरे साथ फेसबुक पे थे, कोई इंस्टाग्राम पे थे, बट जब मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग में आया तो उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट करना शुरू किया और उन्होंने मुझसे ट्रेनिंग लेनी शुरू करी। बस उस कॉन्फिडेंस के साथ मैं चलता रहा। एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर कहाँ कहाँ से पैसा कमा सकता है? अर्निंग कैसे कैसे होती है? जब आप अपने आप को एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर कहते हो, आपके लिए सबसे पहले नंबर पे ये जरूरी है कि आप लोगों को ट्रेनिंग दे सको ऑनलाइन। ये पहली सोर्स ऑफ इनकम होती है। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होता है कि जब आप फेमस हो जाते हो, आपको कुछ ब्रांड डील्स मिलती हैं। तीसरा होता है, जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज है, बहुत कम लोग कर रहे हैं, कि आप लोगों को एजुकेट कर सकते हो। आप एक कोर्स बना सकते हो, उसमें लोगों को आप एडमिशन दे सकते हो, उनसे छोटी सी फीस चार्ज कर सकते हो और फिर आप उस कोर्स को लोगों को सिखा सकते हो, जूम के ऊपर सिखा सकते हो, या किसी भी तरह से आप चाहो तो आप अपना एक इंस्टीट्यूट भी बना सकते हो।
उसकी रेगुलर वीडियोस भी आप डाल सकते हो यूट्यूब चैनल पे या इंस्टाग्राम पे। बट बीइंग, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप कंटेंट अच्छा क्रिएट करते हो एज ए फिटनेस इन्फ्लुएंसर तो बहुत ज्यादा स्कोप है, आप काफी अच्छा कर सकते हो, काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो। ओके, एक ऐसी चीज बताएं जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर आजकल जो भी नॉलेज शेयर करते हैं, कहते हैं कि ये चीज कर लो बॉडी बन जाएगी, शॉर्टकट कहते हैं, शॉर्टकट, क्या वो एडवाइस सही है लेनी? नहीं, वो एडवाइस बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हर इंसान अलग है। हर इंसान की एज, हाइट, वेट, बॉडी टाइप, उसका स्ट्रेस लेवल, ये सब चीजें अलग हैं। ये सब चीजें काम नहीं करती हैं। फिटनेस एक इंजन की तरह है और इंजन में बहुत सारे पार्ट्स इकट्ठे चलते हैं। फिटनेस में भी बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती हैं जिनको बराबर ध्यान में रखना पड़ता है। इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है, ठीक है। सारियां जो हमारी बीमारियां हैं खासकर इंडिया में, वो डाइट से रिलेटेड है। हमारी डाइट सही नहीं है, इंडियन डाइट मतलब सही नहीं है। उसमें क्या चेंजेस किए जाएं जैसे कि किसी को डायबिटीज हो ही ना, कोई बीमारी हो ही ना? सबसे पहले तो जो फास्ट फूड है उससे आप दूर रहें, जो शुगर रिच फूड आइटम्स हैं उनसे आप दूर रहें, क्योंकि ये बीमारी की जड़ है, हर बीमारी की जड़ है। इसके अलावा घर पे बना हुआ खाना आप खाइए। आप सुबह ब्रेकफास्ट करें, लंच करें, डिनर करें, लेकिन बीच में चाय के साथ बिस्कुट खा रहे हो या कुछ और मंचिंग कर रहे हो, पकोड़े खा रहे हो, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और आपकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, जो कि एक्चुअली कम है। हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा है, प्रोटीन कम है। जिन कंट्रियों में लोग फिश खाते हैं या सी फूड खाते हैं और थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स खाते हैं और राइस भी थोड़े से होते हैं, रोटी तो बिल्कुल नहीं होती है, वो लोगों की उम्र 90 साल 100 साल है। हमारे देश में लोगों की उम्र 70 और 80 के बीच में रह गई है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। हमें अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना चाहिए, हमें अपनी डाइट में फाइबर बढ़ाना चाहिए और हमें अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कम करने चाहिए। बाकी हम सब जानते हैं कि टॉफी, चॉकलेट, चिप्स, ये सब चीजें तो हमें नहीं खानी चाहिए। एक आइडियल डाइट प्लेट में कितनी रेशो होनी थी, प्रोटीन की कितनी रेशो होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स कितना होना चाहिए? चलो मैं आपको एक थाली का इमेजिनेशन देता हूं। हाँ। एक थाली है जिसमें एक बड़े कटोरे में राजमा है, उस कटोरे के साइज की हाफ क्वांटिटी में राइस है और उसके साथ है उस कटोरे की जितना सैलड। मैं ये सबसे अच्छी डाइट मानता हूं। अब जो वो राजमा है उसके ऊपर आप आधा चम्मच देसी घी भी डाल सकते हो, क्योंकि वो भी आपके लिए अच्छा होता है और फाइबर भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन भी है। जैसे पाजी आपने बहुत सारे कंपटीशन लड़े हैं, उसके बारे में बताएं। हाँ जी, मैंने कई कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है थ्रू आउट माई करियर। बहुत कॉम्पिटिशन्स खेले हैं मैंने, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे। बट जो सबसे बेहतरीन कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो मैं स्पेन गया था आर्नोल्ड क्लासिक खेलने 2021 में। तो वो मेरी लाइफ की बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। बचपन से आर्नोल्ड को देखते आ रहे थे, तो आर्नोल्ड क्लासिक में जाके पार्टिसिपेट करना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बॉडी बिल्डिंग तो है या बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग? बॉडी बिल्डिंग में। बॉडी, इसमें पैसे मिलते हैं नहीं? नहीं, उसमें पैसे अगर आप विन करते हो तो मिलते हैं। कोई ट्रेनर हो या मैं, मेरी अच्छी बॉडी है, मेरे को रजिस्टर करना अपने आप को है ना कंपटीशन के, क्या इसके क्राइटेरिया क्या होते हैं? आप ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बात कर सकते हो। काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया के अंदर जो अपने एथलीट्स को बाहर लेके जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में। जैसे जब मैं गया था तो हम 10-11 लोग थे, टीम इंडिया पूरी गई थी और आर्नोल्ड क्लासिक कंपटीशन के लिए हम लोगों ने जाके अलग अलग वेट कैटेगरीज में पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने हमें सिलेक्ट किया था। उसने कहा था कि हाँ, ये बंदे काबिल हैं, इनको ले जाया जा सकता है। तो आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन आपको अगर एक्सेप्ट करती है कि हाँ तुम ठीक हो, तुम्हें हम लेके जाएंगे, तब आप जा सकते तो हो। कंपटीशन जीतने का क्राइटेरिया तो होगा ना, वो क्या होगा? विन करने के लिए यू हैव टू बी द बेस्ट। आप स्टेज पे खड़े हो, आप पोजिंग करते हो इसमें, तो आपकी फैट परसेंटेज सबसे कम होनी चाहिए, मसल मास सबसे अच्छा होना चाहिए। जितना खूबसूरत आप नजर आओगे स्टेज पे, उतने ही आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा कंपटीशन? दूसरा कंपटीशन मेरा जो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है वो रहा है शेरू क्लासिक। मैंने पार्टिसिपेट किया था मुंबई में, वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और तीसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अजीत क्लासिक जो जलंधर में होता है हर साल। इसी साल फेब में मेरा उसमें मेडल आया था, तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बिकॉज ये अकेला ऐसा कंपटीशन है जहां पे आपसे फीस नहीं लेते हैं और यहाँ पे आपको कैश प्राइज भी मिलता है
आपको बहुत अप्रिसिएशन भी मिलती है, और वहां पे जो लोग जाते हैं देखने के लिए, उनके लिए भी प्लस एथलीट्स के लिए भी फूड का इंतजाम भी किया जाता है। तो ये मुझे लगता है कि इसी तरह के कॉम्पिटिशन हमारे देश में और होने चाहिए। पाजी, आप रोनी कोलमैन एंड काई ग्रीनी को मिले थे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस था, मतलब जिनको बचपन से देखते आ रहे थे हम, अब वो साक्षात हमारे सामने थे। और अच्छी बात यह है कि मुझे ना कुछ समय मिला उनके साथ बात करने का। और कहाँ पे मिले इसको? मैं दुबई गया था, तो वहां पे मैं इनको मिला था। वहां पे दुबई मसल शो के नाम पे एक पूरा ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने, ये दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ था। और वहां पे रॉनी कोलमैन भी थे, काई ग्रीन भी थे, और भी बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स थे जिनको मैं मिला हूँ वहां पे। मैं हैनी रम्बॉर्ड को भी मिला था। और इन सभी को मिलने के बाद जो मेरा सबसे ज्यादा खास एक्सपीरियंस रहा है वो रॉनी कोलमैन के साथ था, क्योंकि उस बंदे को जिसको बचपन से हम देख रहे हैं, इतना इतना वेट उन्होंने लिफ्ट किया है, और हम लोग जब जिम में हैवी लगाते थे हम भी वही चिल्लाते थे जो वो चिल्लाता था, लाइट वेट बेबी। और उस बंदे को देखना, वो व्हील चेयर पे है अभी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा दुख भी हुआ हमें। बट फिर हमने देखा कि हाँ, इस बंदे ने पूरी जिंदगी बॉडी बिल्डिंग के बाद आज इतना बड़ा बिजनेस भी सेटअप किया है। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के। और अगर सबसे बड़ी लाइन लगी थी ना वहां पे किसी को मिलने के लिए, वो रॉनी कोलमैन के लिए थी। आप यहां से अंदाजा लगा लो कि और किसी को मिलने के लिए इतनी लंबी लाइन नहीं थी। 3 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद मुझे मौका मिला था उनको मिलने का। काई ग्रीन तो जॉली आदमी है, उसकी लाइन ज्यादा लंबी नहीं थी, और जब मैं उसे मिला तो उसने बोला कपड़े उतारो और मैंने उसके सामने पोजिंग करी। फिर उसने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए मुझे अपनी एक टी शर्ट पहना दी, और वो बहुत खुश हुआ। और उसके बाद भी हम बैठे थे, 5 मिनट मिले थे मुझे उसके साथ बैठ के बात करने के लिए। बट उससे ज्यादा एनर्जेटिक इंसान कोई बॉडी बिल्डर नहीं है। जितना वो एनर्जेटिक है, जितना वो हंसमुख है, और जितना वो अपने फैंस को प्यार देता है, इज्जत देता है, कोई भी नहीं। सभी लोग सीरियस रहते हैं, बट काई ग्रीन अमेजिंग। एक ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहते हो कि जिसने अभी अभी जिम शुरू किया है उसको क्या करना चाहिए स्टार्टिंग में, क्या मैंने advice करोगे? मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में एक बात कही थी, लर्न करो। आपको जितना आप लर्न करोगे उतना कम है। हर रोज कोई ना कोई नई रिसर्च आ जाती है। एक नए बंदे को तो कुछ पता ही नहीं है ना। अगर मैं एक बिल्कुल नया बंदा हूं और मुझे कुछ भी नहीं आता, तो मेरे लिए सबसे पहला काम है इसको अंडरस्टैंड करना, इसके बेसिक्स को समझना। एक्सरसाइज क्यों लगानी है, कैसे लगानी है, कितनी लगानी है, डाइट में क्या खाना है, कितना खाना है। तो लर्न करने पे जोर दो, क्योंकि तभी आप कुछ इंप्रूव कर पाओगे। वरना लगे रहोगे 2, 3, 4, 5 साल ऐसे ही लगे रहोगे और कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। एक मेरा और क्वेश्चन है कि वर्कआउट करने से स्ट्रेस कम होता है क्या? बिल्कुल होता है। हाँ। जब आप वर्कआउट करते हो तो आप सिर्फ अपने मसल्स नहीं बनाते हो, आप अपने ब्रेन को भी फ्रेश कर देते हो। आप बेहतर सोचना शुरू कर देते हो, आप बहुत पॉजिटिव होना शुरू कर देते हो, आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं, आपकी बॉडी बहुत उच्चतम स्तर पे काम करती है। सिर्फ आपका शरीर ही काम नहीं करता, आपका ब्रेन भी बहुत बेहतर काम करता है। आप अच्छे से खाना पचा सकते हो, आप अच्छे से अच्छी डीप स्लीप में सो सकते हो, आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत नीचे चले जाते हैं, और आपकी बॉडी एनाबॉलिक रहती है, मसल बनते हैं। इससे ऊपर कुछ नहीं है। थैंक यू गाइस। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। तो आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमको पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे जवाब देने की। तो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।